हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स में आज हम एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिनका नाम है औरंगज़ेब आलमगीर। जी हाँ, छठे मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से ज़्यादा समय तक शासन किया, परंतु उनका शासनकाल अनेक विवादों का कारण बना रहा। मुगल सल्तनत के खत्म हो जाने के बाद आधुनिक दुनिया में जब इतिहास लिखा गया तो मुगल बादशाहों के स्वर्णिम शासनकाल में औरंगजेब का शासनकाल और मुगल बादशाह औरंगजेब का व्यक्तित्व एक ऐतिहासिक विवाद बनकर उभरा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जहां एक तरफ कुशलता पूर्वक साम्राज्य की नीतियां बनाई, साम्राज्य का विस्तार किया, लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मुगल साम्राज्य, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के कंधार से लेकर उड़ीसा के तटों को छूती थी, उनका शासनकाल विवादों का गहरा केंद्र क्यों बन गया? सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर अपने आप में धार्मिक कट्टरता रखते थे और एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को तोड़ा और बड़े पैमाने पर उपमहाद्वीप में लोगों का इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब पर लगाए गए इन ऐतिहासिक आरोपों की जब विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि अनेक प्रकार के इतिहास लेखनों में अधिकतर इतिहासकारों ने औरंगजेब के व्यक्तित्व को देखने का जो नज़रिया अपनाया है वो आम जनमानस के नज़रिए से बिल्कुल अलग है। आम जनमानस को एक सीधी सी भाषा में समझाया गया कि छठवें मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर इस राष्ट्र की प्राचीनतम संस्कृति, हिंदू संस्कृति के विरोधी थे और इस धर्म के अनेक पवित्र स्थलों, मंदिरों को तोड़ा गया। जबकि इसी भारत की एनसीईआरटी की 12वीं की किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी की किताबों में एक आलेख के तौर पे लिखा हुआ है कि औरंगजेब आलमगीर का अनेक हिंदू धर्मगुरुओं और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं से घनिष्ठ संबंध थे और वो उनको समय समय पर मदद देते रहते थे, आर्थिक और ज़मीनी मदद, जिसमें कि भूदान देना और आर्थिक मदद देना था ताकि वो अपने लिए पूजा स्थल का निर्माण करवा सके और अपनी उपासना पद्धतियों पर चल सके, उसका अनुसरण कर सके। दुनिया भर के इतिहासकारों ने जब इतिहास को लिखा तो उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अनेक राजपूत राजाओं से लड़ाइयाँ की और इन लड़ाइयों में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अन्य दक्षिण भारत के राजाओं और राजपूत राजाओं को इस बात के लिए विवश तो किया कि वे इस्लाम कबूल कर ले तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा, उनका साम्राज्य, उनकी ज़मीन लौटा दी जाएगी। परंतु ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक संप्रभुता कायम करने की या राजनीतिक प्रभुसत्ता कायम करने की कोशिश करते हैं औरंगजेब। दूसरी ओर औरंगजेब आलमगीर ने जजिया कर लगाकर भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी को नाराज कर दिया था, परंतु औरंगजेब का शासनकाल बहुत मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्धि और गौरव लेकर आया। और इस समय जब औरंगजेब का शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में था, मुगल सल्तनत में यानी औरंगजेब के पास 9 लाख की सेना थी जो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त थी और इन सेनाओं की अधिकतर कमान युद्धभूमि में जब मुगल सेना उतरती थी तो उसकी कमान अधिकतर समय राजपूत सैनिकों के हाथों में होती थी। जो इतिहासकार या जो आम जनमानस औरंगजेब को एक विशेष धर्म के विरोधी बताते हैं, उनको इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि औरंगजेब आलमगीर के समय में मुगल शाही और नौकरशाही व्यवस्था में, मुगलों की नौकरशाही जिसको आज आप सिविल सर्विसेज कहते हैं, कुछ इसी तरह की व्यवस्था में 33 से 35% तक, 33 से लेकर 35% तक नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू और राजपूत शामिल थे। जबकि दूसरे मुगल बादशाहों यहाँ तक के शाहजहाँ तक के समय में हिंदू और राजपूतों की जो संख्या थी वो मुगल नौकरशाही में केवल 15 से 18% तक थी। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ी मात्रा में हिंदू मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल हुए, जिस औरंगजेब का कट्टर विरोधी बताकर शिवाजी को प्रस्तुत किया जाता है और दोनों की ही एक शत्रुता वाली छवि को उभारा जाता है। एक समय था जब दक्षिण भारत में शिवाजी के पिता मुगल साम्राज्य के मुगल सल्तनत के मुखिया थे और खुद शिवाजी भी एक ज़माने में दक्षिण भारत में मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार रहे, मतलब मुगल सैनिक व्यवस्था में वो मनसबदार थे। कुछ समय बाद वो शिवाजी दक्षिण भारत के मुगल सल्तनत के प्रमुख बनने वाले थे, परंतु औरंगजेब उनकी इन खूबियों को आकलन करने में नाकामयाब रहे और उन्हें दक्षिण भारत में मुगलिया सल्तनत का प्रमुख नहीं बनाया और इस वजह से नाराज होकर और दूसरे अन्य पहलुओं की वजह से शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध बगावत कर दी। औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में
जिस तरह से भारत में जीडीपी हाईएस्ट थी और लगभग भारत की जीडीपी 20% थी और विश्व व्यापार में भारत का 25% साझेदारी थी, यानी कि लगभग भारत को वही स्थिति प्राप्त थी जो आज के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका को समकालीन विश्व में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हासिल है। इस तरह के मकाम के बाद औरंगजेब आलमगीर ने बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ध्यान दिया और बड़े पैमाने पर सराय, सड़कें, कुएं, तालाब और जन कल्याणकारी कार्य करवाए गए। भारत एक बड़ा आर्थिक फाइनेंशियल हब बन गया और दुनिया भर से लोग भारत की तरफ माइग्रेट करने लगे और भारत को अपने एक ऐसे स्थान के तौर पर देखने लगे जहां अवसरों की बहुतायत थी, बड़ी मात्रा में अवसर उपलब्ध थे दरबार से लेकर राज्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए। औरंगजेब आलमगीर ने अपने शासनकाल में फतवाए आलमगीरी लिखवाया। फतवाए आलमगीरी एक किताब है जिसको औरंगजेब के ज़माने के विधिवेत्ताओं यानी कि वकीलों और बुद्धिजीवियों जिसमें के उलेमा भी शामिल थे ने मिलकर तैयार किया। औरंगजेब द्वारा लिखवाई गई किताब फतवाए आलमगीरी पहली ऐसी भारतीय इतिहास की किताब रही जो कि एक कानूनन किताब थी और बहुत हद तक उसमें कानूनों को लिखा गया कि किस तरह से प्रशासन को चलाया जाएगा और किस तरह से मुगल प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर, छोटे स्तर पर कार्य करेगी, यानी नियम और कानूनों का एक समूचा समन्वय तैयार किया गया। उससे पहले के बादशाहों ने ऐसा नहीं किया, यानी कि कानून के दायरे और कानून के हिसाब से देश को चलाने की पहली पहल औरंगजेब आलमगीर के ही ज़माने में की गई। उससे पहले बादशाह का फरमान ही कानून हुआ करता था, चाहे वो मुगल बादशाह रहे हो या उससे पहले के हिंदू राजा रहे हो। के मौजूदा हालात में जो देश के हालात हैं और जिस तरह से मीडिया ने अपना खेल दिखाया है उसमें आपको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करके आपके जहन में जो जहर भरा जाएगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो तर्क दिए जाएंगे उससे बचकर अपने समाज को जहरीला होने से बचाया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से गैर विवादास्पद और विवादास्पद रहे राजाओं से हमें खुद को बचाने की आवश्यकता है। उनका दौर बीत चुका है और इतिहास की चीज़ें दफन हो चुकी है। हमारे सामने आज जो मौजूदा हालात है वो एक चुनौती है कि कैसे हम अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, इसकी विभिन्न संस्थाओं की गिरती साख को बचा सकते हैं, कैसे अपने समाज को नफरत का ढेर बनने से बचा सकते हैं और कैसे इसी समाज को इसके बुनियादी मुद्दों पर लाया जा सकता है। ये प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि इस तरह के विषय कि औरंगजेब कैसा शासक था और उसने क्या किया। धन्यवाद।